हमें लिल्डर केस में बड़ी खबर मिली है। ट्रायल से कुछ हफ्ते पहले जो आरोप जोड़े गए थे, अब उन्हें इस ट्रायल से हटा दिया गया है। एक संघीय जज ने कोर्ट में अभियोजकों को फटकार लगाई। डर्क को ये कानूनी जीत मिली, जिससे उनके केस की तस्वीर बदल गई। और हम इसका मतलब और आगे क्या हो सकता है, सब कुछ पूर्व संघीय अभियोजक नीमा रमानी के साथ विस्तार से समझाएंगे। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। लिल्डर केस में बड़ी खबर है। हम इसे शुरू से फॉलो कर रहे हैं। इस रैपर ने अपने संघीय सुपारी हत्या के मुकदमे से पहले कानूनी जीत हासिल की है, जिसमें उस पर प्रतिद्वंदी रैपर की हत्या की साजिश का आरोप है। आप देख सकते हैं कि लिल डर्क, जिन्हें डर्क बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है, की टीम के सदस्य इस लॉस एंजलिस कोर्ट हाउस के बाहर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। ये रोलिंग स्टोन की रिपोर्टर नैन्सी डिलन के सौजन्य से है। हम इस पर और उनके अगस्त ट्रायल की तैयारी वाली लड़ाई पर और जानकारी देंगे, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा नजरिया देना चाहता हूं। इसे संदर्भ में रखना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा मामला क्यों है। तो लिल डर्क लगभग 2 साल से जेल की कोठरी में बैठे हुए हैं। उनका ट्रायल अगले महीने शुरू होने वाला था, और ये लॉस एंजलिस में 2022 में सवाया रॉबिन्सन की हत्या के लिए है। अभियोजकों का आरोप है कि ये एक सुपारी लेकर की गई हत्या की साजिश थी, जो रैपर क्वांडो रोंडो के साथ दुश्मनी से जुड़ी थी, और सवाया रॉबिन्सन बस गलत समय पर गलत जगह पर थे। लेकिन फिर ट्रायल से 3 महीने से भी कम समय पहले सरकार ने एक बड़ा खुलासा किया, और जो कुछ भी हुआ वो उनके ही खिलाफ चला गया। मूल रूप से डर्क को एक नया संशोधित आरोप पत्र सौंपा गया, जिसमें नए आरोप थे। हम पूरी तरह से अलग आरोपों की बात कर रहे हैं, जो राज्य की सीमाओं और वर्षों तक फैले हुए थे। वे शिकागो में एक शूटिंग में कथित संलिप्तता, अटलांटा में हत्या के प्रयास, और मुझे लगता है कि यहां तक कि एक कथित ड्रग तस्करी ऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी अलग अलग बातें हैं। और अचानक ये मामला सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं रह गया था। ये अब सिर्फ लॉस एंजलिस की घटना तक सीमित नहीं था। ये संभवतः एक ऐसा मुकदमा बनने जा रहा था जिसमें पूरी तरह से अलग अलग कथित अपराध शामिल थे, जिनके बारे में उनके वकीलों ने तर्क दिया कि सरकार शुरू से ही ला सकती थी, लेकिन सरकार निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही थी। ये उन अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार है जिन्हें हमने देखा, और डर्क की कानूनी टीम ने तर्क दिया। देखिए, उन्हें एक फैसला करना होगा। या तो वे इन सभी मामलों पर मुकदमे में जाते और तैयारी के लिए और देरी मांगने का जोखिम उठाते, या वे आरोपों को अलग करने के लिए लड़ सकते थे और अगस्त में होने वाले मुकदमे को सिर्फ रॉबिन्सन की कथित हत्या के आधार पर आगे बढ़ा सकते थे, है ना? और उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने इसे अलग करने का फैसला किया। वे जीत गए। हम आज अदालत कक्ष में हुई गहराई और बारीकी की सराहना करते हैं। इसीलिए मैं आपसे, जो अदालत कक्ष में थे और जिन्होंने दायर किए गए दस्तावेज भी पढ़े हैं, यही कहूंगा कि आज माननीय न्यायाधीश के सवालों और उनकी कही बातों पर भरोसा करें। और जैसे आप, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे निर्दोष मुवक्किल डिल्क बैंक्स, और मैं दोहराता हूं, हमारे निर्दोष मुवक्किल डिल्क बैंक्स इंतजार कर रहे हैं। हम आज कामकाज खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ये डिर्क बैंक्स के वकील ड्रू फिनले और उनकी टीम थी, जिसमें पूर्व यंग ठग के वकील ब्रायन स्टील भी थे। केस फॉलो करने वाले उन्हें जानते हैं। ये फिर रोलिंग स्टोन रिपोर्टर नैन्सी डिलन की मेहरबानी है। मामला दिलचस्प है, क्योंकि जज ने आरोप अलग करके उन्हें सिर्फ बड़ी जीत ही नहीं दी, और अब उन्हें अगस्त केस में इसका सामना नहीं करना होगा। उन्होंने मूल रूप से अदालत में सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जो कहा उससे अभियोजक चौंक गए। हमने फाइलिंग्स, याचिका और सरकार के विरोध पत्र की समीक्षा की। हाँ, अदालत में जज ने क्या कहा, बहुत कोर्टरूम ड्रामा था। ठीक है, मुझे जल्दी कुछ कहना है। देखिए, हम यहाँ साइड बार पर दुनिया में हो रही कई अलग अलग खतरनाक स्थितियों को कवर करते हैं। एक चीज जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि लोग काफी बात करते हैं, वो है डेटा ब्रीच का शिकार होना। आप और आपके प्रियजन की निजी जानकारी लीक होने के खतरे में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रखें। ये ऐसे काम करता है। और इनकॉग्निटो उन सभी पुराने पोस्ट्स और सर्च साइट्स को ढूंढता है जो आपकी जानकारी को उजागर कर रही हैं, और फिर वे उसकी हटाने की मांग करते हैं। देखिए, मैं हैरान रह गया था। डाटाबेस में मेरी सारी जानकारी थी, और कुछ ही दिनों में इनकॉग्नी उन्हें हटा रहा था। सेटअप आसान है, बस अकाउंट बनाएं, बाकी सब इनकॉग्नी करेगा। उनके अनलिमिटेड प्लान्स में कस्टम रिमूवल्स फीचर है,
जिसमें आप खास लिंक सबमिट कर सकते हैं, जिनकी उनके प्राइवेसी एक्सपर्ट्स खुद जांच करके उन्हें हटाते हैं। अगर वे आपको ढूंढ ना पाएं, तो नुकसान नहीं होगा। लिंक पर कोड साइड बार इस्तेमाल करें। एक वार्षिक प्लान पर 60% की छूट पाने के लिए incogni.com// या incognito.com/simple पर जाएं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहता हूं जो इन बातों का मतलब समझा सके। आपको देखकर अच्छा लगता है। नीमा रमानी, पूर्व संघीय अभियोजक, विशेषज्ञ। आपको देखकर अच्छा लगा। धन्यवाद। जैसी बुलाने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह एलए में ये बड़ा मामला है। क्या लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, लोग बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है म्यूजिक इंडस्ट्री में ब्रायन स्टील टीम में शामिल हुए हैं, तो मुझे लगता है इसे मीडिया में कवरेज मिलेगी। हाँ, फेडरल कोर्ट में कैमरे नहीं होते, लेकिन कई लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। लोकल प्रेस और म्यूजिक इंडस्ट्री भी शामिल हैं। ये बड़ी बात है। ठीक है, तो मुझे खुशी है कि आपके नजरिए से इस बड़े घटनाक्रम पर बात हो रही है। अब मैं उस याचिका के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे ये सब शुरू हुआ। डिर्क के वकीलों ने याचिका दायर की कि नए आरोप लॉस एंजलिस ट्रायल से अलग हों। उनका तर्क सीधा था। उन्होंने कहा, देखिए, वे इस एलए ट्रायल की करीब 20-21 महीनों से तैयारी कर रहे थे। वे अगस्त में होने वाले ट्रायल के लिए तैयार थे। फिर ट्रायल से 3 महीने से भी कम पहले सरकार ने तीसरा संशोधित आरोप पत्र दायर किया, जिसमें ये नए आरोप रैकेटियरिंग शामिल थे। उन्होंने मोशन में लिखा, चूंकि आखिरी समय में वायाकार काउंट्स जोड़ने से मिस्टर बैंक्स के संविधान प्रदत्त त्वरित ट्रायल के अधिकार को खतरा है, कोर्ट को चाहिए कि इन काउंट्स को लॉस एंजलिस काउंट्स से अलग करे और उन्हें वह त्वरित ट्रायल दे जिसकी वह लगातार मांग करते रहे हैं। सरकार द्वारा अतिरिक्त आरोप लगाने और उन आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने में देरी करना अनुचित है। सरकार द्वारा और कोई भी देरी केवल उसी की वजह से होगी और इससे तीसरे सुपरसीडिंग अभियोग को खारिज करने का आधार बनता है। अब नीमा, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? डिफेंस असल में यहाँ क्या कह रहा है? जैसा मैं समझता हूँ, उनके पास अभियोजन पक्ष पर दबाव का अधिकार है। हमें लगता है हमारा क्लाइंट निर्दोष है और हम ट्रायल चाहते हैं। क्या ये सही है कि सरकार आखिरी वक्त में उन पर ये नए आरोप, ये नए इल्जाम डाल दे, जिससे उनके ट्रायल पर जाने की क्षमता पर असर पड़े? मेरा मतलब, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? देखो, मैं आमतौर पर अभियोजन पक्ष के साथ हूं, लेकिन इस बार मुझे बचाव पक्ष का समर्थन करना होगा। जज साहब भी शायद सहमत थे। वो अक्टूबर 2024 से हिरासत में हैं। सरकार ने साफ तौर पर जमानत का विरोध किया था और जज साहब ने उनकी बात मानी थी। तो ये बात कि एक आरोपी हिरासत में है और अगले महीने ट्रायल की तारीख है, और आप इन आरोपों को जोड़ने के लिए दूसरे राज्य में एक और हत्या का मामला जोड़ने जा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप बचाव पक्ष हैं, आपके पास तैयारी के लिए समय नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां आपको स्थगन मांगना पड़ता है ना? इन अतिरिक्त तथ्यों, गवाहों और आरोपों के खिलाफ अपना बचाव तैयार करने के लिए या तो आपको समय मांगना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा जैसे आपकी एक बांह बंधी हो। वास्तव में इतनी देर से नया आरोप पत्र लाना किसी भी मामले में समस्या है, खासकर जब अतिरिक्त आरोप गंभीर हों। इसमें राज्य से बाहर की गतिविधियां और गवाह हैं। जज ने कहा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अलग ट्रायल करें और सब समय पर करें। मैं जज के फैसले से सहमत हूं। मुझे लगता है कि इसकी एक खास बात यह है कि बचाव पक्ष ने यह बताया था कि सरकार पहले ही इस मामले में शिकागो की घटना, यानी शिकागो में कथित घटना को पेश करने की कोशिश कर चुकी है। उन्होंने एक नोटिस दायर किया था जिसमें इसे अन्य गलत कार्यों के सबूत के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही थी, लेकिन फरवरी में उन्होंने नोटिस वापस ले लिया। उन्होंने अदालत को बताया कि वे इसे वापस ले रहे हैं। बचाव पक्ष ने यह दलील दी और अदालत ने उसी वापसी पर भरोसा किया। उन्होंने फरवरी की सुनवाई में जज के अपने शब्दों का हवाला दिया। उद्धरण, सेवरेंस मोशन निश्चित रूप से कोई मामूली मोशन नहीं है। हालांकि अगर शिकागो के सबूत बने रहते तो मामला काफी मजबूत होता। और फिर महीनों बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे वापस लाने की कोशिश की, इस बार अन्य गलत कृत्यों के सबूत के रूप में नहीं, बल्कि एक रैकेटियरिंग एंटरप्राइज के प्रत्यक्ष सबूत के रूप में। तो नीमा, एक बार फिर हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। यह सबूत अभियोजन पक्ष के लिए इतना क्यों जरूरी था? उनके तर्कों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको क्यों लगता है कि इसे पेश करना जरूरी था? बचाव पक्ष सरकार के सबूत वापस लेकर फिर पेश करने को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाता है? ऐसे सबूत पेश करने के तरीके होते हैं। आपने बताया कि उस आचरण को आरोप में शामिल किया जा सकता है, यही सरकार करने की कोशिश कर रही थी।
या आप इसे पूर्व में किए गए गलत कार्यों के सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं। और हमने इसके बारे में कई बार बात की है। अक्सर आप इसे देखेंगे उदाहरण के लिए एक यौन उत्पीड़न के मामले में, है ना? कुछ पीड़ित वे हैं जिनके मामलों में आरोप लगाए गए हैं और कुछ अन्य पीड़ित कहते हैं कि उनके साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ, लेकिन अलग-अलग कारणों से, जैसे कानूनी समय सीमा खत्म हो जाने पर उन मामलों में आरोप नहीं लगाए गए। सरकार उस व्यवहार का आरोप नहीं लगाती, लेकिन मकसद या किसी साझा योजना को दिखाने के लिए पेश कर सकती है ना? तो वे कह रहे हैं कि लिल डर्क ने यहाँ इस आपराधिक संगठन को चलाया और वे प्रतिशोध में लोगों के पीछे जाते थे, है ना? अभियोजन के लिए यह अच्छा है, क्योंकि ज्यादा पीड़ित होने से आरोपी की छवि और खराब होती है, चाहे वो यौन उत्पीड़न का मामला हो या यहाँ जैसा सुपारी लेकर हत्या का मामला, फर्क नहीं पड़ता। तो अभियोजन पक्ष इस तरह के सबूत पेश करना चाहता है, इसके पीछे एक वजह होती है, लेकिन मुकदमे निष्पक्ष होने चाहिए। तो जब आप 404 एविडेंस और गवाहों की बात करते हैं, तो अभियोजन पक्ष को इस तरह की सूचना बचाव पक्ष को देनी होती है, और बचाव पक्ष आमतौर पर अगर वे कर सकते हैं तो उस सबूत का विरोध करेगा और जज को फैसला करना होता है, जैसे क्या यह वाकई प्रासंगिक है। और सच कहें तो जब बात 404 एविडेंसेस की आती है, और फिर से मैं दूसरे मामलों की बात कर रहा हूं, लेकिन अपीलीय अदालतें हाल ही में ज्यादा हिचकिचा रही हैं। इसी कारण विनेस्टिन की पहली दोष सिद्धि अपील में पलट गई थी। न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि दूसरे गलत कामों के गवाह नहीं लाने चाहिए थे। तो लिल डर्क केस में सरकार ने यह नोटिस दिया है कि हम दूसरे राज्यों में हुए इन दूसरे अपराधों के सबूत पेश करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने उसे वापस ले लिया और फिर उन्होंने उस पर आरोप लगाने के लिए नया आरोप पत्र दाखिल कर दिया। तो मुझे लगता है कि यही वहां की समस्या का हिस्सा है ना? वो बार बार आगे पीछे कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि जज ने कहा, सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, खासकर ट्रायल से 1 महीने पहले। सही है, ये बहुत पक्षपाती है, ये उचित नहीं है, और मुझे लगता है कि यह दिलचस्प था। तो यह है रोलिंग स्टोन की रिपोर्टिंग के अनुसार है, जिनके पास मेरा मानना है कि इस सुनवाई में जो हुआ उसका ट्रांसक्रिप्ट था। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज माइकल डब्ल्यू फिट्जगेराल्ड, जिन्होंने डर्क को जीत दिलाई, ने कहा, तुम्हें लगता है कि अगर शिकागो की घटना को लॉस एंजलिस की हत्या के साथ ट्रायल किया जाए तो तुम्हारे जीतने के मौके ज्यादा होंगे? ये साफ है। हम आगे जज की बातों पर चर्चा करेंगे। तुम इसे विशेषता मानते हो, मैं खामी। मुझे लगता है यह अनुचित होगा। मैं यहां हूं ताकि दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई मिले। ऐसा लगता है कि उनकी बात में दम है। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि अभियोजन पक्ष ये सब सबूत पेश करना चाहता था क्योंकि इससे उनका मामला मजबूत हो जाता। लेकिन साथ ही, क्या यह अभियोजन पक्ष के किराए पर हत्या करवाने वाले मामले, यानी लॉस एंजलिस के आरोपों में संभावित कमजोरियों को स्वीकार करता है? हाँ, चुनौती ये है कि ऐसे मामलों में आप सहयोगी गवाहों पर निर्भर करते हैं, जिससे अभियोजन पक्ष के लिए मुश्किल होती है। अगर आपके पास एक की जगह दो हत्यारे या हत्या के प्रयास करने वाले हों, तो मामला और मजबूत होता है। जूरी एक पर भरोसा न करे, लेकिन दूसरे पर कर सकती है। मुझे रोलिंग स्टोन की नैन्सी डिलन को श्रेय देना होगा, जो वहां रिपोर्टर थीं और इन मामलों पर नजर रखती हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो देखिए, जज फिट्जगेराल्ड सही हैं। हम 9th सर्किट में हैं, जो देश के सबसे उदार सर्किट्स में से है। वो सोच रहे हैं, सुनो जैसी, सिर्फ दोष सिद्धि नहीं चाहिए, बल्कि वो अपील में भी बनी रहे। अगर लिल डर्क दोषी ठहराए जाते और जज ने अभियोजन को आखिरी वक्त में संशोधित अभियोग दायर करने दिया होता, तो ये अपील का मुद्दा बन जाता। देखिए, बचाव पक्ष ने हर चीज के समय को दिखाया। सरकार ने 4 जून को तीसरा संशोधित अभियोग पत्र दायर किया, जो मुकदमे से 3 महीने से भी कम पहले था। उन्होंने बड़ी मात्रा में नई साक्ष्य सामग्री दी। बचाव पक्ष ने कहा, इस डिस्कवरी के लिए 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव चाहिए थी। बहुत सारा डेटा कम समय में देखना है, उन्होंने लिखा। अब बचाव पक्ष को ट्रायल से 2 महीने पहले, जहां उम्र कैद का आरोप है, टेराबाइट्स नए डेटा की समीक्षा करनी, उसे समझना, उसकी जांच करना और उसके खंडन के लिए तैयार रहना है। ये असंभव है। और आप जानते हैं, मैं सोचता हूं कि सरकार की दलील क्या होगी, है ना? सरकार ने इतना इंतजार क्यों किया? वे इसे कैसे सही ठहराते हैं? तो सरकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि उन्होंने इसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 30 पन्नों की आपत्ति दायर की, जिसमें कहा गया कि लॉस एंजलिस में कथित हत्या और शिकागो में हुई हत्या, ये दोनों एक ही चीज का हिस्सा थीं। वे एक ही कथित रैकेटियरिंग एंटरप्राइज का हिस्सा हैं, कि वे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, कि डिर्क के वकील नई साक्ष्य सामग्री के बोझ को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। यहां उन्होंने लिखा, प्रतिवादी बैंक की अलग सुनवाई की मांग का आधार है कि 20 अगस्त की सुनवाई में वायाकर वाले आरोप जोड़ने से
उसके त्वरित सुनवाई के अधिकार को खतरा होगा। संवैधानिक विश्लेषण तथ्यात्मक और कानूनी रूप से असमर्थित है। वे इस विचार का भी विरोध करते हैं कि वे आरोपों को दबाकर बैठे थे। उन्होंने कहा, जांच जारी थी, हम जानते हैं, जांचें बदल सकती हैं। उन्होंने 59 डिजिटल डिवाइस जब्त किए और टेराबाइट्स डेटा की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि शिकागो केस में दो सह आरोपियों ने सिर्फ अप्रैल-मई 2026 में गुनाह कबूल किया, जिससे उन्हें नए सबूत मिले। क्या आरोप और जांचें विकसित नहीं होती? क्या नए सबूत नहीं आते? वे गलत क्यों हैं? देखिए, जाहिर है चीजें बदलती हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि वही तय करते हैं कि किसी पर कब आरोप लगेगा और कब गिरफ्तारी होगी। वे ही हिरासत की मांग करते हैं। अब करीब 2 साल बाद आप फिर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इसमें सरकार की गलती नहीं है और उन्हें कोई सजा भी नहीं मिल रही। आप यहाँ प्रतिवादी के साथ अन्याय कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अब आप उन्हें ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, जहां अगर आप बचाव पक्ष हैं तो आपके पास सच में कोई विकल्प नहीं बचता। मुकदमे को आगे के लिए टालना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जानकारी देर से दी है। और मैं आपको बता दूं, एक चीज जो जजों को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है जब सरकार साक्ष्य संबंधी सामग्री देर से सौंपती है। मैं नहीं कह रहा कि उनके पास पहले से थी या कोई गड़बड़ी है, लेकिन ये बड़ी समस्या है। आपराधिक मामलों में डिस्कवरी की जिम्मेदारी एक तरफा होती है। सरकार होने के नाते जानकारी मिलते ही आपको उसे उपलब्ध कराना चाहिए। अब आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपको असल में कब पता था। जज इस पर गहराई से पूछ सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, हम आपराधिक मामलों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसे नागरिक मामलों से जोड़कर समझाना होगा। नागरिक मामलों में आप ऐसे ही संशोधित शिकायत दाखिल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से सहमति लेनी होती है। शिकायत में संशोधन का बहुत कम समय मिलता है, वो भी नागरिक मामलों में, है ना? दूसरी तरफ से सहमति न मिले तो अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ यही हो रहा है क्योंकि संशोधित शिकायत में नागरिक या आपराधिक मामलों में अतिरिक्त आरोप और दावे जोड़े जा सकते हैं और उस व्यक्ति के लिए जो उस शिकायत का बचाव कर रहा है, मुकदमे से ठीक पहले कम समय में ऐसा करना अनुचित है। अब असली मुद्दे पर आते हैं। जज माइकल फिट्जगेरल्ड ने फिर डिर्की आरोपों को अलग करने की याचिका मंजूर की। उन्होंने आरोप पत्र से आरोप संख्या 1 और 6 को अलग किया। तो इसका मतलब है कि शिकागो की हत्या और या कथित हत्या और अटलांटा की कथित हत्या की कोशिश ये अगस्त की सुनवाई का हिस्सा नहीं होंगे। डिर्क पर लॉस एंजलिस में हत्या की सुपारी के आरोप में मुकदमा चलेगा, जैसा वकील चाहते थे। लेकिन मुझे सच में बताना पड़ेगा कि जज ने क्या किया, क्योंकि जज ने सिर्फ आदेश पर हस्ताक्षर करके आगे बढ़कर बिना कोई सफाई दिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस सुनवाई का इस्तेमाल सरकार को खुलेआम फटकारने के लिए किया। उन्होंने अभियोजकों से उनके मुंह पर साफ-साफ कहा कि वह ठीक-ठीक देख रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने पहले एक उद्धरण का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रोलिंग स्टोन मैगजीन की रिपोर्टिंग के अनुसार जज ने कहा, उद्धरण, यह तीसरा संशोधित अभियोग पत्र निसंदेह सिर्फ एक बहुत चालाक कोशिश है, जिसमें शिकागो वाला हिस्सा लॉस एंजलिस वाले मुख्य मामले पर हावी हो रहा है। और जज ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि सरकार को चिंता है कि वो हारने वाली है। अब यहां कुछ बातें हैं नीमा। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कोई जज ऐसा बोले। मेरा मतलब, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इस तरह सबके सामने लताड़ा गया होगा। लेकिन यही बात है, मैं जानना चाहता हूं कि आप जज की टिप्पणी के बारे में क्या सोचते हैं। और मुझे यह भी सोचने की जरूरत है, क्या वे वाकई इन अन्य आरोपों के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? मेरा मतलब है, क्या वे कभी अलग-अलग मुकदमों के साथ आगे बढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके पास उचित अदालत को लेकर कानूनी सवाल है ना? तो आपके पास ये अन्य कथित घटनाएं हैं। मुझे नहीं पता कि इन मामलों में लॉस एंजलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया से इनका क्या संबंध होगा। अब जाहिर है उन पर शिकागो या अटलांटा या कहीं और मुकदमा चल सकता है। मुझे लगता है ये शुरू में ही मुद्दा है। अगर वे एलए में जीतते हैं तो शायद ये मुद्दा खत्म हो जाता, क्योंकि क्या ये डबल जियोपर्डी है? मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि ये डबल जियोपर्डी है। जज ने डबल जियोपर्डी का ज़िक्र किया था। मुझे नहीं लगता कि ये डबल जियोपर्डी है। संभावना है कि यहाँ एक इश्यू प्रिक्लूजन का मामला हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि जूरी सदस्य कितनी बारीकी से जाते हैं। फिर से, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कोई जियोपर्डी नहीं है, क्योंकि आरोप खारिज हो चुके हैं। जियोपर्डी तभी लागू होती है जब जूरी को शपथ दिलाई जाए या पहला गवाह गवाही दे। वे शायद वे मामले फिर ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश जूरी सदस्य बहुत विस्तार से फैसला सुनाते हैं, जिसमें वे कहते हैं, उदाहरण के लिए, कोई गैर कानूनी समझौता नहीं है, कोई साजिश नहीं है,
किसी मामले में बाद में साजिश का आरोप लगाना संभावित समस्या हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि निष्कर्ष क्या है। आमतौर पर फैसला दोषी या निर्दोष ही होता है। यह पता लगाना असंभव है कि निर्दोष का कारण क्या है, जिससे बाद में पुनः मुकदमा न हो सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ जेपर्डी का कोई मुद्दा है। जज ने रिहा कर दिया, जो मुझे हैरान करने वाला लगा। मुझे लगता है उन्होंने अभियोजन पक्ष की आलोचना के लिए ऐसा किया। मुझे आपसे आखिरी सवाल पूछना है। लिल डर्क अब 20 अगस्त को लॉस एंजलिस के सुपारी हत्या के मामले में ट्रायल पर जा रहे हैं। नई चार्जेस शिकागो, अटलांटा में अलग किए गए हैं। शायद ट्रायल भी अलग हो। देखते हैं आगे क्या होता है। फैसले के बाद डर्क के वकील ड्रू फिनले ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बहुत खुश हैं। हम मिस्टर बैंक्स की बेगुनाही में अडिग हैं और 20 अगस्त 2026 के ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। तो लेकिन इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, आप क्या सोचते हैं कि उन पर लगे इस कथित सुपारी हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष का केस कितना मजबूत है? मुझे लगता है ये काफी मजबूत है। ऐसे मामलों में सब कुछ सरकारी गवाहों की गवाही पर निर्भर करता है। मैं जानना चाहता हूँ अभियोजन पक्ष लोगों को सरकारी गवाह बनाने में कितना सफल रहा है। जब भी आप किसी आपराधिक संगठन की बात करते हैं, चाहे वो लिल्डर का संगठन हो, माफिया, सड़क के गिरोह या कार्टेल्स हो, आपको संगठन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गवाही के लिए उसके सदस्यों की जरूरत होती है और आप सिर्फ मुखबिरों पर निर्भर नहीं रहना चाहेंगे। आशा है आप गवाही की पुष्टि कर सकते हैं। मुझे पता है यहाँ कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेज आदि। जाहिर है मुझे ये पसंद है अगर अभियोजन पक्ष का यही तरीका है। तो अगर आपके पास पुष्ट गवाही है और वो गवाही स्वतंत्र संदेश सबूतों जैसे टेक्स्ट मैसेज से पुष्ट होती है, तो मुझे लगता है कि यह एक मजबूत मामला है। लेकिन ब्रायन स्टील को कभी कम मत आंकिए। उन्होंने यंग ठग केस में अच्छा काम किया था। ये जबरदस्त मुकाबला होगा जेसी। ठीक है। नीमा रमानी, हमारे साथ जुड़ने और समझाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जेसी, मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगा। उम्मीद है कि जल्द ही फिर से आऊंगा। साइड बार पर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। साथ देने के लिए धन्यवाद। कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर देख सकते हैं। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे देखें। फिर मिलेंगे दोस्तों।